Assalamu alaikum. My name is Dr. Saif Ali Memon, and today my topic is on retinitis pigmentosa. So, the definition of the retinitis pigmentosa is that it is an inherited diffuse retinal degenerative disease. डीजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्ट के बॉडी के पार्ट के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएं. वो कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है. तो इसी तरीके से जो आई के अंदर रेटिना होता है उसके अंदर भी डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है विद इन द फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द रेटिना विच इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ द रेटिना. सबसे पहले आरपी होती है, फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर लेयर स्टार्ट होती है. तो अब होता ये है कि इसके अंदर पेशेंट जो आता है वो कंप्लेन के साथ आता है नाइट ब्लाइंडनेस की. सो व्हाई द पेशेंट इज़ कमिंग विद अ कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? क्योंकि इसके अंदर जो फोटो रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो होते हैं रोड्स. और रोड्स का काम ये होता है कि वो नाइट विजन इंसान को या एक आदमी को देता है. तो अगर उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं तो उस पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन होती है. धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है कि वो पेशेंट जो है सेंट्रल विजन और डे ब्लाइंडनेस की भी कंप्लेन करता है. वो इस वजह से होता है कि इसके अंदर कोन्स की भी डिस्ट्रॉफी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ रोड्स डिस्ट्रॉफी एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ कोन डिस्ट्रॉफी. तो इसका नाम इसलिए रोड्स कोन डिस्ट्रॉफी है. इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर 5,000 बंदों के अंदर एक बंदे को ये बीमारी होती है. तो अब ये इनहेरिटेड बीमारी है. तो इनहेरिटेड बीमारी का जो ताल्लुक़ होता है वो जेनेटिक्स से होता है. जेनेटिक्स से मुराद कि हमारी जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई जीन्स ऐसी अगर जीन मौजूद है तो उससे क्या होगा कि वो डिज़ीज़ जो है ट्रांसमिट होगी. अब इसके अंदर 4 जो हैं हमारे पास इसके इनहेरिटेंस समझ लें इसके पैटर्न्स हैं. तो उसके अंदर सबसे पहला पैटर्न जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो हमारे पास अच्छी प्रोग्नोसिस के साथ होता है. तो इसकी वजह ये होती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर हमारे पास एक जीन जो होती है वो डिफेक्टेड होती है और दूसरी जीन जो होती है वो नॉर्मल होती है. तो समहाउ नॉर्मल जीन जो है कंपनसेट कर रही होती है एबनॉर्मल जीन को. तो उस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है. एक होता है इसके अंदर स्पोरेडिक जो होता है वो उसकी भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है. उसके अंदर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज तक भी सेंट्रल विजन पेशेंट की रिमेन रहती है. इन सब के अंदर सबसे ख़तरनाक जो होता है वो एक्स लिंक रेसेसिव होता है. एक्स लिंक रेसेसिव क्यों ख़तरनाक होता है? उसकी वजह ये है कि एक्स लिंक रेसेसिव के अंदर एक तो पहली बात कि एक मेल पेशेंट है तो उसके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जीन जो होती है अवेलेबल होती है X क्रोमोसोम पे. तो अब अगर इस जीन के अंदर डिफेक्ट होगा तो Y क्रोमोसोम इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा क्योंकि Y के अंदर ये जीन मौजूद ही नहीं है. तो जो पेशेंट होते हैं मेल पेशेंट उनके अंदर ज़्यादातर ये ख़तरनाक फॉर्म होती है. और इसके अंदर एक जीन ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है रोड्स के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए. तो लॉस ऑफ फंक्शन उस जीन का होता है तो इसकी वजह से फ़ौरन रोड्स की डिस्ट्रॉफी होना शुरू रहती है और पेशेंट को विद इन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ के अंदर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. इसके अलावा एक और है ऑटोसोमल रेसेसिव. वो भी सीवियर है इसी की तरह से इसकी तरह से पर थोड़ा सा लेस सीवियर है. उसके अंदर भी वही लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा होता है. सिंड्रोमिक आरपी, कुछ आरपी जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल आरपी जिसे हमने बात करें ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, स्पोरेडिक, कुछ सिंड्रोम्स के साथ होते हैं. तो सिंड्रोम्स के साथ कौन से होते हैं? 20 to 30% केसेस के अंदर कुछ सिंड्रोम्स उनके साथ होते हैं, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. ज़्यादातर जो सिंड्रोमिक होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है. माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ओवम के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर अगर कोई जीन डिफेक्ट हो तो वो मदर से बच्चे के अंदर आती है, स्पर्म से नहीं आती क्योंकि स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ही नहीं होती. अच्छा, इसके अंदर सबसे कॉमन है वो ये है कि सीवियर टाइप अर्ली ऑनसेट सीवियर टाइप होती है लेबर कंजेनिटल एमेरोसिस. ये भी एक डिस्ट्रॉफिक कंडीशन है रेटिना की जिसके अंदर फ़ौरन अर्ली एज के अंदर ही पेशेंट को ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाती है. क्लिनिकल फीचर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक क्लासिक ट्राइड है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बोन स्पिक्यूल्स रेटिनल पिगमेंटेशन होती है, आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन होती है, वैक्सी डिस्क पेलर होती है. और इसके जो सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर निक्टेलोपिया,
डार्क एडेप्टेशन डिफ़िकल्टीज़ और पेरिफेरल विजन इश्यूज़ होते हैं। तो अब बोनी स्पिकल्स क्या चीज़ है? तो बोनी स्पिकल्स मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये ब्लैक पिगमेंट जो हैं ये सारे के सारे बोनी स्पिकल्स हैं। नॉर्मल फंडस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये बोनी स्पिकल्स बन क्यों रहे हैं? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास जो रोड्स एंड कोन्स हैं, हमारे पास रोड्स एंड कोन्स के नीचे हमारे पास आरपी होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, वो हमारे पास एक बाउंड्री बना रही होती है ब्रुच में, एक बाउंड्री बना रही होती है कोरॉइड और हमारे पास जो रेटिना के दरमियान में एक बाउंड्री बना रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास फोटो रिसेप्टर का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा का सारा आरपी जो है उसको फैगोसाइटोस कर रही होती है और आरपी उसको टर्न ओवर कर रही होती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। नॉर्मली ये होता है। अब अगर हमारे पास रोड्स के अंदर डिस्ट्रॉफी होना शुरू हो जाती है तो रोड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास रोड्स के आउटर सेगमेंट के अंदर डिस्क होती हैं वो डैमेज होती हैं। अब जब वो डैमेज होंगी तो आरपी क्या करता है, उन डैमेज डिस्क के नतीजे में खुद को प्लोरिफरेट करता है और ख़ुद को प्लोरिफरेट करके अपनी जगह उनकी जगह अपने आप से फिल करता है, प्लोरिफरेट करके उनको फिल करने की कोशिश करता है। तो जिस वजह से रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है वो बहुत सारे पिगमेंटेड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं रेटिना के अंदर। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ, एक तरह से समझ लें, एक तरह से वो रीमॉडलिंग हो रही है रेटिना की रीमॉडलिंग हो रही है। सही है। दूसरा इसके अंदर होता है आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन। अब आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब फोटो रिसेप्टर की डेथ हो रही होती है, फोटो रिसेप्टर जब डैमेज हो रहे होते हैं, रेटिना आहिस्ता आहिस्ता थिन हो रहा होता है, तो ब्लड सप्लाई जो कि हमारे पास रेटिना को चाहिए होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ से मुराद जब फोटो रिसेप्टर डैमेज होंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करके उन आर्टीरियोल्स को स्मॉल कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल बारीक सी आर्टीरियोल्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन। इसके अलावा वैक्सी डिस्क फेलियर क्यों होती है? जब हमारे पास रोड्स एंड कॉन डैमेज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी रेटिनल डिजेनरेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिक डिस्क के अंदर जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं, जो हमारे पास रेटिना के अंदर रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे पास जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो भी एक तरह से वैक्सी डिस्क फेलियर अपने आप को उनकी अपीयरेंस शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि ऑप्टिक डिस्क भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सिम्टम्स के अंदर हमने बात करें निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस का पेशेंट आएगा, क्योंकि रोड्स जो है पेरिफेरी के अंदर जो है डैमेज होना शुरू होते हैं और पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन होती है। डार्क एडेप्टेशन डिफिकल्टीज होती है, मतलब एक पेशेंट को डार्क एडेप्टेशन, जो एक नॉर्मल पेशेंट बंदा होता है उसको डार्क एडेप्टेशन उसकी अच्छी होती है, मतलब वो जब रात के टाइम अंधेरे के अंदर जाता है तो फ़ौरन से ही उसको थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो जाता है। बट जिन पेशेंटों के अंदर आरपी होता है उनके अंदर डार्क एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा लेट होती है। पेरिफेरल विजन इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि रोड्स जो है वो मेन पेरिफेरल विजन बना रहे होते हैं, तो वो उनके डैमेज होने की वजह से पेरिफेरल विजन हमारे पास पेशेंट को होगी। सही है। इसके अलावा अच्छा, अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, सेलुलर डिसफंक्शन, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द रेटिना, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास रेटिना को डैमेज कर रही होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जेनेटिक बेसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स जो बेसिक होती है उसके अंदर हमारे पास वो एक जीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो रोड्स एंड कॉन्स के अंदर डैमेज आ रहा होता है, वो सबसे पहले तो वो हो गया। दूसरा, डायग्नोस्टिक साइंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो विजुअल एक्यूटी जो होती है वो इनिशियली नॉर्मल होती है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अफेक्ट अर्ली होता ये है हमारे पास के जो विजुअल एक्यूटी होती है शुरू के अंदर नॉर्मल होगी, पेशेंट को कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के अंदर इशू होगा, पेशेंट की विजन नॉर्मल होगी। फंडोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर हमारे पास मिड पेरिफेरल बोन स्पिकल्स पिगमेंटेशन, ये जो मैंने आपको दिखाया बोनी स्पिकल्स, ये रेटिनल पिगमेंटेशन जो है बोनी स्पिकल्स हुए हैं, ये सारे के सारे जो ये हैं ये सारे के सारे बोनी स्पिकल्स हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है आर्टीरियोलर नैरोइंग, ये रही हमारे पास आर्टीरियल नैरोइंग, ये रही हमारे पास आर्टीरियल नैरोइंग। और इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है
टेसिलेटेड फंडस अपीयरेंस। तो टेसिलेटेड फंडस अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि जो नीचे कोराइडल वेसल्स होती हैं, कोराइडल वेसल्स जो है वो हमारे पास एक आम पेशेंट के अंदर नज़र नहीं आती। हाँ, जिन पेशेंटों की एज अबव 50, 55, 60 हो जाती है तो उनके अंदर कोराइडल वेसल्स नज़र आ रही थी, और उनके आने की वजह ये होती है कि उनके अंदर रेटिनल डिजनरेशन एज के हिसाब से हो रही होती है। बट इन आरपी पेशेंट हमारे पास यंग एज के अंदर पेशेंट आते हैं विद टेसिलेटेड फंडस। टेसिलेटेड और टिग्रॉइड फंडस का मतलब ये है कि पीछे जो कोराइडल वेसल्स है, हमारे पास रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स नॉर्मली और आरपी जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर होते हैं, एक बैरियर प्रोड्यूस कर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फंडस के अंदर कोराइडल कैपिलरीज नॉर्मल बंदे की नज़र नहीं आ रही थी। पर जब आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर पेशेंट को जब फोटो रिसेप्टर की डेथ हो जाती है तो रेटिना बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, और उस थिनिंग की वजह से हमारे पास पीछे जो है हमारे को पूरा का पूरा कोराइड की कैपिलरीज वगैरह नज़र आ रही होती है। एडिशनल फाइंडिंग्स के अंदर हम लोग बात करें तो हमारे पास एट्रोफी और एपिरेटिनल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द मैक्यूला भी नज़र आएगी। तो अब इसकी क्या वजह है कि एपिरेटिनल मेम्ब्रेन की क्या वजह है? तो इसके अंदर यही वजह है कि सबसे पहले रेटिनल रीमॉडलिंग होगी और इन्फ्लेमेशन होगी। तो जब रेटिनल रीमॉडलिंग और इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास माइग्रेशन ऑफ द वेरियस सेल्स होना शुरू होंगी, जिसके अंदर मुलर सेल्स होते हैं, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं और आरपी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होते हैं। तो ये जो रीमॉडलिंग है एक इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस रिलीज करेगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस करेगी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारे पास माइग्रेशन ऑफ द ग्लायल सेल्स होंगे, और माइग्रेशन ऑफ द ग्लायल सेल्स की वजह से वो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन बनाएंगे, जो कि एक फाइब्रस मेम्ब्रेन हमारे पास रेटिना की सबसे इनर लेयर के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे को ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी भी नज़र आएगी और फंडोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर भी नज़र आएगी। इसके अलावा दूसरी वजह ये होती है एपिरेटिनल मेम्ब्रेन की कि विट्रस की ट्रैक्शन हो रही होती है। जब हमारे पास रेटिनल डिजनरेशन हो रही होती है तो उसके साथ साथ हमारे पास जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, विट्रस है, उसकी भी डिजनरेशन होना शुरू हो जाती है, और जब विट्रस की डिजनरेशन होना शुरू होगी तो उसके अंदर पेशेंट को ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, और उस ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट जब ट्रैक्शन होगी तो उसके अंदर पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट के अंदर जब हमारे पास विट्रस ट्रैक्शन हो रही होती है तो कुछ जगहों पे वो जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो अपना आप को प्लोरिफरेट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक एपिरेटिनल मेम्ब्रेन बना देते हैं। मायोपिया इन पेशेंटों के अंदर कॉमन होता है, मायोपिया की एसोसिएशन इन पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है। तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होने की जो मेन वजह है वो यही है कि हमारे पास जब रेटिनल डिजनरेशन पीछे हो रही है, रेटिना के अंदर डैमेज प्रोड्यूस हो रहा है फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर, तो वहाँ से फ्री रेडिकल रिलीज़ होना शुरू होते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस और हमारे पास जो रेटिना का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और रेटिना के अंदर इतना डिस्टेंस नहीं होता, तो जितने भी फ्री रेडिकल्स वहाँ से रिलीज हो होते हैं वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस को भी डैमेज कर रहे होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट जो है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं, और इन पेशेंटों के अंदर ओपन एंगल ग्लोकोमा का भी खतरा होता है। 3% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर ओपन एंगल ग्लोकोमा भी हो सकता है, और उसी की वजह भी यही है कि फ्री रेडिकल्स जो रिलीज होते हैं वो जाके ट्रेबेकुलर मेशवर्क को जाके ब्लॉक कर रहे होते हैं, और हमारे पास ओपन एंगल ग्लोकोमा प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेस कॉमनली अगर हम लोग बात करें तो कैरेटोकोनस की क्या एसोसिएशन है इसके साथ? तो कैरेटोकोनस की एसोसिएशन यही है कि पेशेंट जो है वो उसको कैरेटोकोनस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेटिनल के स्ट्रक्चर्स है वो कुछ स्ट्रक्चर जो है कॉर्निया के स्ट्रक्चर के साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो जब रेटिना के अंदर उन जीन्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं तो उसी के साथ साथ कॉर्निया के अंदर भी चेंज आ रही होती है, और कॉर्निया भी बिल्कुल थिन होना शुरू हो जाता है, जिस तरीके से रेटिना थिन हो रहा होता है, और उसके अंदर कॉर्निया जो है कोन लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेता है, जिसको हम लोग कैरेटोकोनस कहते हैं। दूसरा इसके अंदर पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, मैंने आपको बताया पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि जो रेटिना है वो जब डिजनरेट हो रहा है तो उसके साथ विट्रस भी डिजनरेट हो रहा है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है इंटरमीडिएट यूवेआइटिस। जब हमारे पास पीछे रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर डैमेज हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर यूविया के अंदर भी आया होता है, और वो यूविया के अंदर जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब आ रहा होता है तो वो जो है उसके साथ साथ हमारे पास एक माइल्ड टू मॉडरेट यूवेआइटिस भी करवाता है। इसके अलावा एक डिजीज़ है कोट डिजीज़। कोट डिजीज़ क्या होती है? ये कोट डिजीज़ जो है इसका मतलब ये है कि रेटिना के अंदर एक एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, एक तरह से एक वॉस्कुलर डिसऑर्डर है जिसके अंदर वेस्कुलराइजेशन होती हैं, और उस वेस्कुलराइजेशन की वजह से एक्जुडेट रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से रेटिना जो होता है वो हमारे पास डिटैच हो जाता है फ्रॉम पुरुष मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास ये कोट डिजीज़ कहलाती है। सही।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। इसके अंदर हमारे को रिड्यूस स्कोटोपिक एंड फोटोपिक रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, जो कि सब नॉर्मल होता है। इसके बाद हम लोग डार्क एडेप्टेशन टेस्ट करते हैं, तो डार्क एडेप्टेशन टेस्ट भी डिले मिलता है। पेरीमेट्री के अंदर हमारे को स्मॉल मिड पेरिफेरल स्कोटोमास मिलेंगे, क्योंकि जब हमारे पास रोड्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ जो पेरिफेरल विजन्स होती हैं वो भी डैमेज होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्कोटोमा का मतलब है ब्लाइंड स्पॉट जो है उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाए, या हमारे पास नॉर्मल नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट के अलावा कुछ जगह पे और ब्लाइंड स्पॉट आना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग स्कोटोमा कहते हैं। ओसीटी के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा? सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा मिलेगा। तो सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा की भी यही वजह होती है कि जब हमारे पास फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होते हैं तो हमारे पास जो रेटिना होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है और फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, फ्रॉम द विट्रस और फ्रॉम द कोरियोकैपिलरीज। जेनेटिक एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक म्यूटेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। जीन्स की स्टडीज़ करते हैं, जिसके वजह से हमें पता लगता है कि इसके अंदर कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है और कौन सी जीन्स का डिफेक्ट हुआ है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो एनी ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर विच eventually lead to blindness in some people if they are X-linked recessive, और अगर वो स्पोरेडिक है, खुशकिस्मती से, तो वो कुछ टाइम के लिए, मतलब उनका जो अरसा होता है ब्लाइंडनेस का वो थोड़ा डिले हो जाता है और पेशेंट जो है 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज तक भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है विथ रिमेन ऑफ द सेंट्रल विजन। बट अगर हमारे पास X-linked recessive है तो वो अल्टीमेटली 20 to 30 के अंदर बहुत ज़्यादा विजुअल प्रोग्नोसिस बैड होती है उनके अंदर। तो रेगुलर फॉलोअप होता है, और अगर रेगुलर फॉलोअप का मकसद ये होता है कि जो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई लेस कॉमन और कॉमन वाली, वो अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उन कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ट्रीट करें। जैसे पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट है तो उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी करके कुछ हद तक विजन थोड़ी बहुत वापस रिस्टोर्ड हो जाती है। ग्लोकोमा है तो ग्लोकोमा को करेक्ट करेंगे कि ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। दूसरे अगर एपिरेटिनल मेम्ब्रेन है तो उसकी सर्जरी करते हैं, विट्रोरेटिनल सर्जरी करते हैं, तो उससे कुछ विजुअल प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, बट एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा लो विजन एंड रिहेबिलिटेशंस करते हैं पेशेंटों की। लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वैसे ही रेटिना के लिए एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन के अंदर भी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो स्मोकिंग है, तो इसके अंदर भी डिजनरेशन हो रही होती है, तो स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो हमारे पास वैसे ही रेटिना को डैमेज कर रही होती है, और इन पेशेंटों के अंदर वैसे ही थिन रेटिना होता है और डैमेज रेटिना होता है, तो उनके अंदर हम लोग यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस देते हैं। सप्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग विटामिन ए दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है मेजर सोर्स है रोडोप्सिन के लिए, बट विटामिन ए के खुद भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो बड़ी कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ हमें विटामिन ए देना होता है। ल्यूटीन और जीजेंथीन विच आर ऑल्सो आर वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर द रेटिना, तो वो हम दे सकते हैं पेशेंटों के लिए। इसके अलावा आगे जो है रिसर्च चल रही है, रिसर्च का मुताबिक ये बात आई है कि जीन थेरेपीज़ वगैरह करके हम लोग अर्ली जीन थेरेपी करके हम लोग पेशेंट की बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी करके। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कुछ रोल है, डिल्टियाजिम का रोल है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर, और इसके अलावा रेटिनोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक मेडिकेशन को अगर हम लोग अवॉइड करें तो इस बीमारी की प्रोग्रेशन को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट at that time. So thank you so much.